अभी थोड़ा कट गया था। मैं ऐतिहासिक भौतिकवाद पर बात कर रहा था और मैंने आदिम साम्यवाद युग को बता दिया। अब फिर समाज जो है और डेवलप हुआ और आगे बढ़ा, तो वह व्यवस्था जो है वो दास युग व्यवस्था थी, जहाँ पर दो वर्ग पहली बार पैदा हुए थे। एक हो गया दास प्रभु और दूसरा हो गया दास। दास शोषित वर्ग हुआ और दास प्रभु जो है वो शोषक वर्ग हुआ। ठीक है। और इस ढंग से वो कबीलाई समाज था। एक ढंग से कबीलाई समाज अब धीरे धीरे क्या हुआ, कबीलाई समाज बनता चला गया और उसी कबीलाई समाज में फिर धीरे धीरे राज्य की उत्पत्ति, कह सकते हैं कि राज्य की उत्पत्ति इसी यहीं पर हुई। कबीला का सरदार धीरे धीरे एक वो बनता चला गया और वही फिर जो है और डेवलप होता चला गया, वो ताकतवर बनता चला गया। तो यह एक दास युग में जो है कह सकते हैं धर्म की जो भी बहुत सारी जो परिकल्पनाएं हैं। साम्यवादी युग में हम कह सकते हैं कि धर्म क्या था, वो प्रकृति वगैरह उतना पूजा पाठ उतना था नहीं उसमें। तो प्रकृति वगैरह का कुछ कुछ जो है लोग जानने की जिज्ञासा रखते थे, तो प्रकृति वगैरह की कह सकते हैं कि पेड़ पौधे ये सब जो है सब कर सकते हैं। लेकिन दास युग में इस धर्म के दास युग में भी बहुत कुछ खोज तो हुआ नहीं था। अब मान लीजिए पहाड़ अचानक जो है उसमें किसी ढंग का कोई विचलन पैदा हुआ और वह टूट कर गिर गया, या फिर बादल फट गया अचानक जो है बारिश हो गया, या बिजली चमका, ठीक है, या भूकंप पैदा हुआ, या ज्वालामुखी फूट गया। इस ढंग की जो प्राकृतिक घटनाएं थी, बाढ़ आ गया, सुखाड़ आ गया, प्राकृतिक घटनाओं को देखकर मनुष्य अचंभित होता था कि ये है क्या और कैसे होता है। तो उसी में आदमी विचार करता था कि जरूर जो है कोई ईश्वर है ना, ऊपर है कोई जो ऐसा कर रहा है। अब लगातार बारिश ऊपर से गिर रहा है तो मनुष्य को पता नहीं है कि ऊपर बारिश कैसे हो रहा है, ऊपर से नीचे बारिश। तो मनुष्य जो है सोचता था कि कोई ऊपर है जो गिरा रहा है बारिश, तो उसको खुश करने के लिए जो है एक ढंग से ईश्वर के रूप में परिकल्पना मनुष्य ने किया। और हम देखते हैं कि शुरू में बहुत देववाद का सिद्धांत आया, बहुत सारे देवताओं का सिद्धांत आया, बहुत सारे देव आए, अग्नि देवता, जल देवता, और अलग अलग देशों में अलग अलग देवताओं के नाम होंगे। आपको धर्म पर जब हम चर्चा करेंगे तो विशेष रूप से हम इस विषय पर कभी बात करेंगे, लेकिन अभी शॉर्ट में बात जो है हम बस कर देना चाह रहे हैं कि ये इस रूप में माने ईश्वरीय सिद्धांत भी आए, ठीक है। और शासक वर्ग ने शासन करने के लिए इसी समय जो है आपको कह सकते हैं पुनर्जन्म वगैरह का भी सिद्धांत जो भारत में है, पुनर्जन्म वगैरह का सिद्धांत की देखो। अब जो कि दास विद्रोह, अब इस समय दास हो गया। कुछ लोग जैसे कि युद्ध हुआ, मान लीजिए दो कबीला के बीच युद्ध हुआ है, तो एक कबीला के लोग जो है दूसरे कबीला वाला को मार देता था। और उसमें संपत्ति के रूप में क्या था, उस समय अनाज थे और औरतों को भी एक संपत्ति के रूप में धीरे धीरे लिया जाने लगा था। औरतों मतलब अधिक से अधिक औरतों को अपने कब्जे में कर लेना, और या उसके धन, उसके पशुओं को अपने कब्जे में कर लेना, वो खेती बाड़ी की जो उनकी जमीन है उनको अपने कब्जे में कर लेना, उन्होंने जो उत्पादन किया उसको कब्जे में कर लेना, यही था युद्ध का ही। तो इस ढंग से कबीलाओं में एक समाज बनता चला गया। और तो वो दो कबीले जो आपस में लड़ते थे तो उसमें मार देते थे। दास युग में यह हुआ कि वो जिनको मार देते थे, मनुष्य का माइंड डेवलप किया कि जिसको हम मार देते हैं तो क्या फायदा, कोई फायदा तो होता नहीं है, तो क्यों नहीं हम उसको गुलाम बना लेते हैं, और गुलाम बनाने के बाद हम उसी से खेती बाड़ी का काम करवाते हैं या दूसरा काम करवाते हैं। तो इस ढंग से मनुष्य ने विचार किया और जो है उसको फिर क्या करना, गुलाम बनाना शुरू किया। तो यहीं से ये दास युग इसीलिए कहा गया क्योंकि यह गुलामों का एक ढंग से युग था। स्पार्टाकस जो गुलाम था, विद्रोह, बहुत इसका फिल्म भी है बहुत अच्छा। तो दास रोम सभ्यता के विनाश का कारण भी ये था कि वहाँ बहुत ज़्यादा दास पैदा हो गए थे, ठीक है। और इस्लाम जो इस्लामिक जो सभ्यता आया वो दास के खिलाफ भी आया था। दास को उन्होंने मुक्त भी किया इस्लामिक सभ्यता में, ठीक है। तो खैर वो अलग मामला है, इस्लामिक धर्म का उदय कैसे हुआ ये अलग मामला है। हम कह रहे हैं बस ये कि ये समझिए कि इस ढंग से दास और दास प्रभु पैदा हुए, एक शासक वर्ग पैदा हुआ, एक दूसरा शासित वर्ग पैदा हुआ। इसी से फिर खेती बाड़ी सब कुछ करवाने लगा। फिर धीरे धीरे और समाज डेवलप हुआ और यही समाज फिर दास युग भी अब ऐसा हो गया कि यह समाज भी जिंदा नहीं रहने लायक रहा। एक समय समाज डेवलप होता है तो वो फिर ऐसे कंडीशन में चला जाता है जहां वो चल ही नहीं सकता है। जो अभी मैंने डायलेक्टिक्स के जो सिद्धांत की बात कही वो यहां भी लागू होता है कि दास युग मान लीजिए एक वाद है, अब उसका एंटीथेसिस जो है एक पैदा हुआ, उसके खिलाफ में कुछ चीज़ों का डेवलपमेंट हुआ। तो
अब वो साम्यवादी युग चल ही नहीं सकता था, इसलिए आदमी अस्थायी होने लगा। और उस ढंग से फिर जो है वो खेती बाड़ी तमाम चीज़ें विकसित हुई, तो एक नई सभ्यता का ही प्रादुर्भाव हो गया। यानी अब आदिम साम्यवादी युग खत्म हो गया और एक नया युग आ गया, कौन सा? दास युग आ गया। इस दास युग का भी कंट्राडिक्शन पैदा हुआ, और वो फिर यह दास युग भी जो है धीरे धीरे क्या हुआ, एक ऐसी दास और दास प्रभु के बीच यहाँ पर क्या हुआ, दो माने विरोध हुआ, आपस में टकराव हुआ। दास प्रभु चाहता है कि मुक्त हम अपना शासन बनाए रखें, और दास चाहता है कि हम मुक्त हो जाए। तो इस ढंग से क्या हुआ, दोनों के बीच संघर्ष हुआ, और लगातार संघर्ष में हार होती रही दासों की। लेकिन एक ऐसी स्थिति भी आई जब उनकी जीत हुई, और वह दास युग जो है समाप्त हो गया, और कौन सी व्यवस्था आ गई? सामंतवादी व्यवस्था आ गई। इसको माने राजतंत्र हम कह सकते हैं, राजतंत्र के रूप में एक ढंग से कह सकते हैं कि था, राजतंत्र था। और वो राजनीतिक दृष्टिकोण से उसको राजतंत्र कहेंगे, लेकिन सामाजिक दृष्टिकोण से हम उसको क्या कहेंगे? सामंतवादी व्यवस्था कहेंगे, क्योंकि सामंतों का प्रभुत्व ज़्यादा है। पूरे समाज में सामंत ही भरे हुए हैं, और राजा तो बस एक गद्दी का मालिक है, पूरे ये का मालिक है, और उसको टैक्स वगैरह दिया जाता है। लेकिन एक श्रृंखला थी, एक सीढ़ीनुमा जो है माने व्यवस्था थी, जहाँ राजा था, सामंत था, उसके नीचे भी और लोग थे, उसके नीचे और आम आदमी तक जो है टैक्स वसूलने का पूरा प्रावधान था। धीरे धीरे ऊपर जाता था, वैसी परसेंटेज भाई, मान ली 100 रुपया लिया तो 10 रुपया वो रखा, फिर 90 रुपया उसको दिया, फिर 90 में 10 रुपया वो रखा तो 80 रुपया फिर उसको दिया। इस ढंग से राजा तक पहुँचते पहुँचते वो 40 रुपया होता था। लेकिन वो सारा बोझ किस पर जाता था? नीचे वाले लोगों पर जाता था। वही दास धीरे धीरे मुक्त हुए तो खेती में चले गए, खेती वगैरह भी करने लगे। कुछ दासों से भी खेती करवाया जाने लगा। राजा अपने को रखता था। सामंत जो है बड़े बड़े जागीरदार, तो उसके अधीन कई गांव होते थे। जमींदार का मतलब ही समझ लीजिए, जमींदार होते, जमीनों के मालिक होते थे बहुत बड़े। तो वो उस ढंग से जो है वो मालिक होते थे, तो उनके बहुत सारे नौकर चाकर और दास वगैरह होते थे, दास रखते थे वो। तो दासों इस ढंग से जो है ये माने नया समाज, सामंतवादी व्यवस्था हम कह सकते हैं कि आया। और फिर इसमें भी फिर अब ये नया व्यवस्था आ गया, तो इसके अंदर भी एक वाद पैदा हुआ। अब ये वाद भी के लाभ में भी एंटीथेसिस पैदा होगा इसका। वो क्या होगा कि यहाँ पर दो वर्ग है, सामंत है और दूसरा रैयत है। रैयत माने किसान, मुख्य रूप से, माने ऐसे तो बहुत सारे फोर्स हैं, लेकिन इसमें मुख्य फोर्स है, ठीक है। ये मुख्य फोर्स थे, जैसे दो फोर्स थे, सामंत और रैयत, किसान। या भी किसान का दो के बीच, तो किसान भी अब वहां पर गुलाम ही है एक ढंग से, वो अपने मन मुताबिक खेती नहीं कर सकता है। राजतंत्र, राजा जो कहेगा या सामंत जो कहेगा वही खेती उसको करना है, उसका अपना खेत नहीं है। कुछ है भी तो उसी हिसाब से उसका पूरा कंट्रोल उसी के ऊपर है। सामंत सारा चीज कंट्रोल कर रहा है। तो वहां पर जो उत्पादन का जो उद्देश्य था, उत्पादन जो था वो सामंत के अधीन था। उत्पादन के जो हथियार थे, साधन थे, संसाधन थे, वो भी किसके हाथ में थे? सामंत के हाथ में थे। मजदूर के, किसान के हाथ में उतना नहीं था, अपना नहीं था। जो भी संसाधन था वो सामंतों के अधीन था, और उसका जो मालिकाना हक भी था वो सामंतों का था। तो इस ढंग से उसको कह सकते हैं कि मतलब जो भी मतलब ये व्यवस्था था, इसको हम सामंतवादी व्यवस्था कहेंगे। सामंत और यहाँ पर किसान, ये दो के बीच कंट्राडिक्शन था। किसान भी अब मुक्त होना चाहता था, सामंत उसको बनाए रखना चाहता था, अपना भोग वस्तु जो भी उसका है अयासी है वो सब बनाए रखना चाहता था। कि इन दोनों के बीच में भी कंट्राडिक्शन हुआ, दोनों में भी द्वंद्व हुआ, लगातार संघर्ष चले। और जैसे मैंने कहा ना कि पानी जैसे खौलाइएगा तो उसमें मैंने क्या होगा, उसके अणु टूटने शुरू होंगे। तो उसी ढंग से जब ये समाज में जो संघर्ष चलता है तो अभी एक समाज टूटता भी है एक ढंग से। राजा को विवश होना पड़ता है नया कानून बनाने के लिए, नए तरीके से शासन करने के लिए, वो चल नहीं पाता है। तो इसी ढंग से फिर एक ऐसी स्थिति भी आ गई जहां पर सामंत चलने में असमर्थ हो गया, सामंतवादी व्यवस्था चलने में ही असमर्थ हो गया। राजतंत्र के खिलाफ लोग खड़े हो गए कि राजा ही क्यों मने होगा। और आधुनिक युग में 16वीं 17वीं शताब्दी में हम कह सकते हैं कि जो है एक नए विचारधारा का आविर्भाव हुआ हर क्षेत्र में, जो है जिसको हम आधुनिकीकरण कहते हैं, ठीक है। और आधुनिकीकरण के कारण जो है एक नए समाज का निर्माण हुआ जिसको हम पूंजीवादी व्यवस्था, फिर तब इसके बाद जो व्यवस्था आई उसको हम पूंजीवादी व्यवस्था कहते हैं, जहां पर पूंजी का राज्य जो है हो गया। और वहां जो कंट्राडिक्शन था वह कंट्राडिक्शन से बदल गया। अब नया कंट्राडिक्शन जो है, अब नया
अंतर्विरोध जो है वो पैदा हुआ, और ये दो विरोध था पूंजीवाद में पूंजीपति, और दूसरा हो गया मजदूर वर्ग। ये किसान अब मजदूर के रूप में हम कह सकते हैं कि इधर बदले, और वो जो सामंत था एक ढंग से कह लीजिए कि वो पूंजीपति के रूप में बदलता चला गया। तो अब शोषण की प्रक्रिया वहां भी थी, शोषण यहाँ भी था, शोषण का स्वरूप बदला है लेकिन शोषण नहीं बदला है। वो मजदूर वर्ग का शोषण अब मजदूर वर्ग का शोषण हो रहा है, यानी शोषित वर्ग अभी भी है, यही वर्ग है, अभी शोषण पूरी तरह बदला नहीं है। तो ये पूंजीवादी व्यवस्था है, और पूंजीवादी व्यवस्था में जो है शोषण की प्रक्रिया लगातार जारी है। और हम देख ही रहे हैं कि हर पूंजीवादी व्यवस्था में हर चीज़ का जो उत्पादन होता है कुछ मुट्ठी भर लोगों के लिए होता है, और कुछ मुट्ठी भर लोग ही जो है उसके सारे संसाधनों का जो है वो उपयोग करते हैं। तो इसीलिए जो है पूंजीवादी व्यवस्था में जो है वो कुछ क्या होते हैं, कुछ मुट्ठी भर लोग धनी होते चले जाते हैं और ज़्यादातर लोग जो है गरीब होते चले जाते हैं। आज पूरी दुनिया की भी यही स्थिति है, भारत की भी वही स्थिति है। हम देख लीजिए इस लॉकडाउन में भी जो पूंजीपति वर्ग खूब मुनाफा कमा रहा है, लेकिन अधिकतर मजदूर वर्ग सड़क पर आ गया है। तो पूंजीवादी व्यवस्था का यह जो है बहुत माने कह सकते हैं बहुत बड़ी कमी है ये, कि वह व्यवस्था जो है वो क्या करता है, वह कुछ मुट्ठी भर लोगों के हाथों में संसाधनों को सीमित कर देता है। उत्पादन तो सामूहिक होता है लेकिन उसका मालिकाना हक क्या होता है, वो व्यक्तिगत हो जाता है। कुछ मुट्ठी उत्पादन फैक्ट्री में हो, खेत में हो, है ना, हर चीज में जो उत्पादन हो रहा है वो सामूहिक हो रहा है, लेकिन उसको मालिक कौन बन जा रहा है, तो मालिक बन जा रहा है कोई एक व्यक्ति। इसीलिए जो है मार्क्स ने यही बात कही थी कि ये कंट्राडिक्शन है, ये बहुत बड़ी कमी है मार्क्स में, और इसी को बदलेगा मजदूर वर्ग। यहाँ भी मजदूर और पूंजीपति के बीच में संघर्ष चल रहा है, और यह संघर्ष भी एक दिन क्या होगा, बहुत तीव्र हो जाएगा, और यह संघर्ष तीव्र जब हो जाएगा तो ये नई व्यवस्था आएगी जिसको हम समाजवादी व्यवस्था कहते हैं, जिसको मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था कहा। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था पर हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा हम लोग अभी जो है आगे बढ़ते हैं, और इस वैज्ञानिक समाजवादी व्यवस्था में क्या होगा, ये उलट जाएगा। ठीक इसके उलट स्थिति होगा। अभी जो शासन पूंजीपति कर रहा है वो क्या होगा, वो उसमें मजदूर वर्ग शासन करना शुरू करेगा। वहां पर शासक वर्ग हो जाएगा मजदूर वर्ग, मजदूर तख्ता उलट देगा पूंजीपति वर्ग का, और शासन में मजदूर वर्ग होगा, और वह अपने हिसाब से मजदूर वर्ग के हिसाब से शासन चलाएगा। वहां शोषण किसी का नहीं किया जाएगा, ना पूंजीपति वर्ग को शोषण करने दिया जाएगा, और ना समाजवादी व्यवस्था में किसी का शोषण होगा, बल्कि शोषण को खत्म किया जाएगा और समानता की स्थापना करने की कोशिश की जाएगी। पूर्ण समानता यहाँ भी नहीं स्थापित हो सकता है, क्योंकि नया समाज ही अभी बना है। ठीक है, इस पर हम लोग समाजवाद, वैज्ञानिक समाजवाद पर थोड़ा बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर बात करना चाहिए। और दूसरा है फिर इसके बाद व्यवस्था और आगे बढ़ेगी, और चूंकि अब मजदूर वर्ग के हाथ में व्यवस्था है तो वो अपने तीव्र गति से जो है, चूंकि उत्पादन का उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं होगा बल्कि समाज की व्यवस्था करना होगा, इसलिए बहुत तीव्र गति से समाज आगे बढ़ेगा, और तब वह समाज जो है फिर उस साम्यवादी या समाज व्यवस्था बदल के साम्यवादी व्यवस्था में परिणत हो जाएगा। साम्यवादी व्यवस्था जो है विश्व की व्यवस्था होगी, पूरे विश्व में एक समान सिस्टम लागू होगा, और जहाँ इतना मनुष्य सभ्य हो जाएगा, हमारी टेक्नोलॉजी इतनी हाई हो जाएगी कि उत्पादन बहुत तीव्र गति से होगा और किसी चीज की कमी नहीं होगी, और सबको जो है सुविधा बने होगी। वहां का नारा होगा कि व्यक्ति से उसकी क्षमता अनुसार और व्यक्ति को उसकी आवश्यकता अनुसार, मैंने व्यक्ति से उतना ही काम लिया जाएगा जितनी उसकी क्षमता है, अब व्यक्ति को उतनी ही सुविधा दी जाएगी जितनी उसकी आवश्यकता है। एक डॉक्टर को जो सुविधा की जरूरत होगी वो दी जाएगी, एक प्रोफेसर को, एक शिक्षक को जो जरूरत होगी, मतलब जो जिस योग्य होगा, जिसको जिस चीज की जरूरत है वो इस हिसाब से उसको दिया जाएगा। प्राइवेट प्रॉपर्टी उतनी होगी नहीं, बल्कि सामाजिक प्रॉपर्टी होगी, और सब कुछ व्यवस्थित ढंग से होगा। तो वहां का मनुष्य सभ्य होगा, इसलिए यह समाज बदलेगा। और साम्यवाद के बाद भी नया समाज आएगा, ऐसा नहीं कि वो ठहर जाएगा, समाज आएगा, लेकिन उसकी परिकल्पना मार्क्स ने नहीं किया है, तो इसलिए लेकिन समाज ठहरेगा नहीं। मार्क्स ने भी कहा कि द्वंद्वात्मक रिलेशन के हिसाब से वो समाज और आगे बढ़ेगा ही। हाँ, वहां हमारा द्वंद्व फिर प्रकृति के साथ होगा। ठीक है, अब वो कैसा समाज होगा वो अभी तक चूंकि अब बहुत दूर की परिकल्पना नहीं किया जा सकता, इसलिए इस पर बात नहीं किया जा सकता है। तो यह था ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। मार्क्स ने दिया कि ये समाज बदलेगा। आदिम युग से फिर दास युग आया, दास से सामंतवादी व्यवस्था आई, फिर पूंजीवाद आया, पूंजीवाद के बाद फिर समाजवाद आएगा, और समाजवाद के बाद फिर साम्यवाद आएगा, और ये आना तय है।
ये आएगा ही, ये मार्क्स ने क्लियर किया है, समझ लीजिए। तो ये हो गया ऐतिहासिक भौतिकवाद का सिद्धांत। ठीक है, अब मैं जो है अपनी बात रखूँगा, अब दूसरे विषय पर अपनी बात रखूँगा, लेकिन मुझे लगता है कि अब छोटे छोटे वीडियो बनाना ज़्यादा अच्छा होगा। 15 मिनट हो गया है, तो हम लोग इसे मैंने हर टॉपिक पर एक वीडियो छोटा सा कर देते, क्लिप कर देते हैं, क्योंकि कट जाता है बीच में तो अच्छा नहीं लगता है। तो टॉपिक वाइज काट देते हैं तो अच्छा रहेगा, और डाल देंगे फिर धीरे धीरे करके, तो आप सुनिएगा। ठीक है, तो अगले टॉपिक के लिए अगला वीडियो ही बनाते हैं।